अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास कार्नट साइकिल के बारे में है। अब हमने लास्ट जो लेक्चर देखा वो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक का था, जो कि आपके पास एक लिमिटेशन लगा देता है परफॉर्मेंस पे, हीट इंजन की, रेफ्रिजरेटर की, हीट पंप पे। तो एक ऐसी अप्रोच सोची जा रही थी कि भाई आप मैक्सिमम एफिशिएंसी या कह लो 100% एफिशिएंसी की जानिब कुछ बनाया जाए। तो उसी सिलसिले में एक बहुत अहम रोल है कार्नट साइकिल का, तो वो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो देखते हैं कि कार्नट साइकिल में क्या होता है। अब जैसे मैंने कहा कि जब हम हीट इंजन की बात करते हैं, जो दो रेजरवायर्स के बीच में वर्क कर रहा होता है, ऑपरेट करता है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर रेजरवायर, और उसमें जो वर्क होता है एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल होता है। अब आपके पास अगर हम कहें कि हर प्रोसेस उसका रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब ये साइकिल भी आपका रिवर्सिबल होगा। तो इसे हम कार्नट साइकिल बोलेंगे, जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नट के ऊपर नाम के ऊपर कहा जाता है, जो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जिसे हम एक्सप्रेस करेंगे। मतलब सादा सादा बात करें कि आपने इंजन बनाना है जो दो रेजरवायर, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर रेजरवायर के बीच में वर्क करेगा, और उसके बीच में जो एक साइकिल होगा जो वर्क परफॉर्म कर रहा होगा, वो साइकिल जितने भी प्रोसेस पे मुश्तमिल होगा, वो प्रोसेस सारे के सारे रिवर्सिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चार प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व करेंगे। दो आपके कह लें कि दो थर्मो आपके एक्सपेंशन के, दो आपके पास कंप्रेशन के। तो जनाब, अब आपके पास क्या है जी, हीट इंजन अगर हम कहें जो मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करेगा दो रेजरवायर्स के बीच में, उसे हम कार्नट साइकिल, जो कार्नट साइकिल के प्रिंसिपल पे होगा, उसे हम कार्नट इंजन कहेंगे। हम कह सकते हैं एक आइडियल इंजन है। ठीक है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस को यूज करता है अपने साइकिल ऑफ ऑपरेशन में, इसे हम रिवर्सिबल इंजन भी कह सकते हैं। तो मुद्दा समझ आ गया कि अब आप एक ऐसे इंजन का सोच रहे हो जो रिवर्सिबल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम एफिशिएंसी की जानिब जाना चाहता है, मोस्ट एफिशिएंट की जानिब। तो कैसे होगा ये सारा कुछ ही आज हमारा आने वाले अभी लेक्चर में हमें पता चलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, 2 आइसोथर्मल हैं, 2 एडियाबैटिक हैं। अब ये इसकी खास बात है कि आप इसे क्लोज सिस्टम पे भी लगा सकते हो, स्टेडी फ्लो सिस्टम पे भी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब कार्नट साइकिल के लिए कुछ अजम्पशन है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन में होने चाहिए, इतनी पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। कि जो आपका पिस्टन मूव करेगा, जाहिर है वो फ्रिक्शनलेस होगा, कोई एनर्जी डेसिपेशन नहीं होनी चाहिए। आपकी जो वाल्स हैं, जो सिलेंडर है, वो परफेक्टली इंसुलेटर होगा हीट का। अब जो आपका सिलेंडर हेड है उसे आप इस तरीके से लगाएंगे कि वो परफेक्टली कंडक्टर भी हो सकता है, परफेक्टली इंसुलेटर भी हो सकता है, यानी दोनों काम लेने हैं मैंने उससे। फिर आपके पास जो हीट की ट्रांसफर है, उससे आपके सोर्स और सिंक यानी जो रेजरवायर्स है उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। जो वर्किंग मीडियम है वो एक परफेक्ट गैस है, उसकी एक कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट है। फिर कंप्रेशन और जो एक्सपेंशन है वो हमने रिवर्सिबल मानने हैं कि हम उन्हें वापस भी लाएंगे। तो ये जो 6 अजम्पशन है, इसको लेके हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास 4 स्टेजेस हैं, तो स्टेज 1 पे हमने एक प्रोसेस देखा, जिसे मैंने प्रोसेस 1 से 2 कहा। इसमें मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी एक तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब क्या है कि अगर गैस आपकी एक्सपैंड करती है स्लोली, तो अब क्या होगा, इसका मतलब गैस के एक्सपैंड करने से पिस्टन पीछे जाएगा, वर्क होगा, यानी वर्क हो रहा है सराउंडिंग के ऊपर। अब जैसे गैस एक्सपैंड करेगी उसका तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, जबकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि टेम्परेचर तो मुझे कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब जैसे ही आपका टेम्परेचर मामूली सी मिकदार में भी गिरेगा, तो हीट को ट्रांसफर कर देंगे रेजरवायर से अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिससे उसका टेम्परेचर फिर बढ़ के पहले जितना ही टीएच हो जाएगा। तो इसका मतलब इस तरीके से गैस का टेम्परेचर आप क्या रखने वाले हैं, कांस्टेंट रखने वाले हैं। अब इस दौरान जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट आपने ट्रांसफर की, दैट इज क्यू एच, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इस फिग के अंदर। तो पहला स्टेप समझ आ गया, गैस एक्सपैंड कर रही है, वर्क कर रही है, आउटपुट मिल रहा है, देन आपका टेम्परेचर गिरा, आपने उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फर्दर हीट दाखिल की सिस्टम के अंदर, ताकि टेम्परेचर बढ़ के दोबारा कितना हो जाए, पहले जितना हो जाए। अब अगले प्रोसेस में क्या है, अब देखो रेजरवायर मैंने हटा दी, यहाँ पे इंसुलेशन लगा दी एक। अब जब इंसुलेशन लग गई तो कोई हीट तो अंदर जा ही नहीं सकती।
अब आपके पास क्या है कि जी आपके पास जो रेजरवायर है वो एक सिलेंडर हेड के जो आपने उसके साथ है उसे रिमूव कर दिया और एक इंसुलेशन लगा दिया आपने उसके साथ, यानी आपने एडियाबैटिक कंसेप्ट दे दिया कि ना कोई हीट अंदर जा सकती है ना हीट बाहर आ सकती है। अब अगर आप गैस को एक्सपैंड करते हो तो ये सराउंडिंग पे जाहिर सी बात है क्या करेगी, वर्क करेगी और इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। हम कहेंगे पहले टीएच था, कम होके कितना हो गया, टीएल हो गया। ठीक हो गया, ये मेरे पास स्टेज 2 है या इसे प्रोसेस बोल लो 2 से 3 तक हो रहा है आपके पास। अब स्टेज 3 में क्या होगा, इसे आप प्रोसेस 3 से 4 बोल लो। इस दौरान आपने जो टेम्परेचर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पे टीएल है, आपने उस टीएल को ही कांस्टेंट रखना है। अब आपने इंसुलेशन जो थी सिलेंडर हेड पे उसे फिर हटा दिया है। अब आपने सिलेंडर को दोबारा एक सिंक रेजरवायर के साथ जोड़ दिया जिसका टेम्परेचर टीएल है। अब क्या जनाब, अब आप पिस्टन को अंदर पुश कर रहे हैं, यानी वर्क डन हो रहा है गैस के ऊपर। जब गैस कंप्रेस होगी टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर राइज करेगा मामूली सी मिकदार में भी तो हीट बाहर सिंक की जानिब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, जो अब इसका मतलब जैसे हीट बाहर जाएगी टेम्परेचर फिर गिर के टीएल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। इस सारे प्रोसेस में जो हीट बाहर निकली डेट इज क्यू एल मानी जाएगी। अब चौथा स्टेप क्या है जनाब, स्टेज 4 जो आपका 4 से 1 तक है। अब आपका टेम्परेचर राइज करेगा, टीएल से हम उसे टीएच तक लेके जाएंगे। अब आप जो लो टेम्परेचर रेजरवायर है उसे फिर हटा रहे हैं, फिर वहां पे इंसुलेशन आ गई, यानी फिर एडियाबैटिक कंसेप्ट आ गया। अब आप फिर पिस्टन को कंप्रेस करेंगे। जब आप कंप्रेस करेंगे गैस अपनी सबसे पहले वाली स्टेज 1 पे आ जाएगी। तो इसका इस दौरान जाहिर आपने कंप्रेशन दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टीएल से बढ़ के टीएच हो गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर अब आपके पास ये एडियाबैटिक कंप्रेशन था और साइकिल वापस अपनी हो गया, जहां से चले थे वहीं पे वापस आ बैठे। तो अब अगर आप इस सारे मामले को एक पीवी डायग्राम की मदद से समझें तो आप देखो पहला स्टेप प्रोसेस 1 से 2 तक था। आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन दी, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपकी हीट सिस्टम में दाखिल हुई ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह सके। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी, टेम्परेचर गिरा, टीएच से गया टीएल पे और आपके पास इस दौरान जाहिर है ना कोई हीट दाखिल हो सकती है, अगर निकल सकती है। स्टेप प्रोसेस 3 से 4 तक क्या हुआ कि आपने कंप्रेशन दिया मगर आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेशन है तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन माना जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, अब वो टीएल से सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट रहा 3 से 4 तक, वो टीएल ही रहा। कंप्रेशन के दौरान जो हीट बढ़ी थी वो हीट सिस्टम से निकाल दी। 4 से 1 तक फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन डाला, आपके पास इतनी तेजी से प्रोसेस हुआ कि हीट इंसुलेशन की वजह से बाहर नहीं निकली, टेम्परेचर बढ़ गया तो टीएल से दोबारा टीएच हो गया। तो ये ग्राफ आपकी पीवी डायग्राम कहलाएगी। अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालते हो तो वो आपको वर्क पता चल जाएगा जो सिस्टम ने डिलीवर किया इस पूरे साइकिल के दौरान। अब अगर हम इसकी एफिशिएंसी नोट करें तो आप कहेंगे नेट वर्क डन और टोटल हीट इनपुट का आपकी रेशियो आएगी, जितनी हीट आपने दी और सिस्टम ने ओवरऑल जितना वर्क करके दिया। तो आप इसे देख सकते हैं क्यू एच माइनस क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच है। आप इसे अगर अलग अलग कर देते तो 1 माइनस क्यू एल ओवर क्यू एच आएगा। आप इसे 1 माइनस टी एल ओवर टी एच के तौर पे भी लिख सकते हैं। आप सादा सा कंसेप्ट देख लें, क्यू एल है एमसीपी टी एल है और क्यू एच है एमसी, तो यही वैल्यूज अगर आप प्लेस करते हैं तो आपके पास टी एल ओवर टी एच आ जाएगा। कल वाले लेक्चर में मैं बकायदा इस फार्मूले को प्रूफ भी करूंगा कि मैथमेटिकली ये फार्मूला कैसे प्रूफ किया जा सकता है। अब हम इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं कि आया इसमें क्या मुश्किलात हैं, क्यों हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब आप कहें कि जो पिस्टन ने मूव करना है तो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस बनाना तो नामुमकिन है हमारे लिए, इसका सबसे बड़ी हर्डल तो यही है। फिर आपके पास ये नामुमकिन है कि आप हीट ट्रांसफर कर सकें विदाउट टेम्परेचर पोटेंशियल के। ठीक होगी बात, यानी आपके पास जब आप कंप्रेशन दे रहे थे तो हीट आपके पास बाहर जा रही थी, ठीक है। अब वो एक टेम्परेचर पोटेंशियल था ही नहीं मगर हीट ट्रांसफर आपके पास आ रहा है। फिर एक सबसे अहम बात कि आइसोथर्मल प्रोसेस तभी होता है जब स्लो हो, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस तभी होता है जब वो तेज हो। तो जब आप एक इंजन बनाओगे आपने तो सेम स्ट्रोक तय कर देना उसके लिए, ठीक है। अब आपके पास कैसे मुमकिन होगा कि पिस्टन जब स्लो मूव करे आपके पास और फिर पिस्टन उसी में रिमेनिंग में तेज मूव करे,
तो ये एक तरह से वेरिएशन ऑफ मोशन है पिस्टन की, जो कि नामुमकिन लगती है। तो ये 3 बातें ऐसी थी जो कार्नट साइकिल को नामुमकिन बनाती हैं या लिमिटेशन अप्लाई कर देती हैं उसके ऊपर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मगर एक इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच दे दी गई, एक मैक्सिमम आपको कंसेप्ट यहाँ पे मिलेगा कि भाई हाईएस्ट एफिशिएंसी हम कैसे अचीव कर सकते हैं। कि अगर आप देखो इस फार्मूले के लिहाज से 1 माइनस, अगर टी टेम्परेचर के लिहाज से समझा देता हूं, टी एल ओवर टी एच, जितना टी एल यानी सिंक का टेम्परेचर कम होगा उतनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। इसका ना सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और सिंक का टेम्परेचर और हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, मैक्सिमम अचीव किया जा सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।